हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 5 आईसीटी एंड रिच लर्निंग एक्सपीरियंस का सेक्शन 5.2 2.0 वेब टेक्नोलॉजीज। इसके अंडर हम क्या जो कवर अप करेंगे, जो पोर्शंस वो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल्स और उसके साथ यूजेस ऑफ 2.0 वेब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, वो यहाँ मैंने लिखा नहीं है। फ्रेंड्स, ये भी बात करेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या सवाल आते हैं और एग्जैक्टली आप अपने आंसर में किस तरह लिखें ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से सवाल आ सकता है वो है राइट अबाउट वेब 2.0 टेक्नोलॉजी, राइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। कभी कभी टाइप्स की जगह आपको ये पूछ सकता है कि क्लासीफाई वेब 2.0 टेक्नोलॉजी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लासीफाई हो टाइप्स हो सारे में एक ही चीज जाएगी। यानी आप का जो वेब 2.0 जो टेक्नोलॉजी है, वेब 2.0 में जो जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं उसको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं और वो किस तरह यूजर फ्रेंडली होते हैं, यानी यूजर के बेसिस पे उसे किस तरह हम उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसको भी हम इसमें जानेंगे। सो देखते हैं ये सवाल का। फ्रेंड्स, सवाल कुछ भी है, चाहे आपको टाइप्स पूछ रहा हो, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हो, क्लासीफाई करने का पूछ रहा हो, इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है वेब 2.0 का। और इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा वेब 2.0 डिस्क्राइब्स वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स दैट emphasizes यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। यानी वेब 2.0 जो एम्फोसिस करता है वो है यूजर जनरेटेड कंटेंट हो। यही यूट्यूब जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, मैं एज अ यूजर ऑफ यूट्यूब मैंने उसे बनाया है और आप एज यूजर उसे व्यू कर रहे हैं। आप इसके यूज के हिसाब से दिल करेगा तो आप फॉरवर्ड करेंगे, दिल करेगा तो आप पॉज करके वापस चले जाएंगे या फिर और किसी वीडियो पे आप जाएंगे। तो यहाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप किस चीज को देखना चाहते हैं, किस चीज को आप यूज करना चाहते हैं। और इंटरऑपरेबिलिटी आती है, एक ही पेज में आपको काफी सारे साइट्स नजर आएंगी, काफी सारी चीजें। अगर आप यूट्यूब का ही देख रहे हो तो साइड में आपको काफी सारे वीडियोस आ रहे होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन होगा जहां आप लिख सकते हैं और एक मेरा ये वीडियो जो चल रहा है वो वीडियो आपको दिखा रहा है। यानी एक ही साइट में 3 अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें वेब 2.0 में जाएंगी। हम टाइप्स जब डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चीज को करने के लिए चाहे सर्वर एंड में हो या फिर क्लाइंट एंड में हो, जो चेंजेस आई हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है उसी को हम टाइप्स में यहाँ देंगे। टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वेब 2.0 में वो पार्ट जाएगा। इसके बाद आप लिखिएगा कि किन्होंने कॉइन किया था वेब 2.0। The term was first coined by Darcy DeNucci and popularized by Tim O'Reilly and Dale Douglery। तो ये जो टर्म्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इसे कॉइन किया था एंड पॉपुलराइज किया था। अगर आप इसे याद कर पाएं तो इन्हें लिखिएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा एम्फोसिस मत दीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो पार्ट हैं वो हैं, तो यानी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो उस पर ज़्यादा एम्फोसिस दीजिएगा। Web 2.0 refers to cumulative changes in way web pages are made and used by the user। यानी वो सारी चीज़ें, वो मिलाकर वो सारी चीज़ें जो एक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती हैं ताकि वो एक यूजेबल बने यूज़र के लिए, यूज़र फ्रेंडली बने यूज़र के लिए, उसे हम वेब 2.0 में लेते हैं। Web 2.0 allows users to be an active participant by interacting and collaborating with each other on social media dialogues। और ये हेल्प करता है यूजर्स को इंटरेक्ट करने के लिए। आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में, उसी कमेंट को कोई और पढ़ सकता है, मैं पढ़ सकती हूँ उसमें, और हम फर्दर उस पर दूसरे लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, व्यूज दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जहाँ, या फिर ब्लॉगिंग साइट्स की आप हम बात करें जहाँ लोग ब्लॉग्स करते हैं, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, जहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हो, ये वो जगह जहां लोग कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के व्यूज शेयर करते हैं। सोशल मीडिया हेल्पफुल होता है डायलॉग शेयरिंग के लिए। ये सारी चीजें जाती हैं वेब 2.0, यानी वो पार्ट जिसकी वजह से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं और इंटरनेट यूजर फ्रेंडली बना है, उसे वेब 2.0 टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। इट यूजेस यूजर्स
the capability of self-direction, increasing users' experience through high-order graphics and more user-friendly approach. यानी पहले जो वेब 2.1 की बात करें उसमें यूज़र पैसिव होता था, वीडियो चल रहा है तो चल रहा है और वो उसे सुनेगा, बैक जाएगा, आगे जाएगा, बस दैट्स इट, और उसका कुछ नहीं होता और कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं कर सकता. पर आजकल आप अगर वेब पेजेस देखें तो आप उसमें नेविगेट कर पाते हैं दूसरे सेक्शन में. विकीपीडिया में आपने देखा होगा ब्लू कलर की जो वर्ड्स होती है, आप क्लिक करें तो एक नया विकीपीडिया पेज खुलता है. और या फिर गेम्स की बात करें तो कम्प्लीटली गेम्स का तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है. आप जिस भी कंटेंट का वेब जो गेम्स है उसमें क्लिक करेंगे तो एक डिफरेंट फॉर्मेट उभर के आता है. तो और सबसे बड़ी बात ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है. आपको दिल कर रहा है तो आप देखेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे, आपको जहां शिफ्ट करना है आप वहां जाएंगे. तो वेब 2.0 सेल्फ डायरेक्टेड होता है. ये इंक्रीज करता है यूजर का एक्सपीरियंस बाय हाई ऑर्डर ग्राफिक्स. अच्छे ग्राफिक्स की वजह से हम इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं और ये यूज़र फ्रेंडली अप्रोच होता है. वेब 2.0 gives the opportunity of interacting many tools and applications helping to create more rich content. यानी ये सारी चीज़ें एक टेक्नोलॉजी से तो बन नहीं सकती, तो वेरियस टेक्नोलॉजीज की यूज़ होती हैं, चाहे वो क्लाइंट एंड में हो. यानी आप जिस तरह का चीज़ें देख रहे हैं, अभी यूट्यूब में जो देख रहे हैं, यहाँ कितनी सारी यूज़र इंटरफेस आप देख रहे हैं. आप साइड में काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिनके नाम होंगे. हर एक नाम को भी क्लिक करेंगे तो वो एक सेक्शन में जाएगा. चाहे आप वीडियो को क्लिक करें तो वो जाएगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स लिखें तो वो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, आप स्किप जो ऐड है वो बटन आ रहा है. और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अलग अलग टेक्नोलॉजी से आई हुई हैं और वो कोशिश करती हैं कि आपका टाइम कम हो, आप कम टाइम में ज़्यादा एक्सेस कर पाएँ. दूसरा, आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ. तीसरा, आप अपने व्यूज़ भी डाल पाएँ. तो ये जो सारी चीज़ें कंबाइन हैं, और सर्वर एंड में भी उतना ही होता होगा. सर्वर एंड में भी सर्वर से डेटा रिट्राइव करना, किस तरह के डेटा प्रॉपरली रखे जाएं कि इजीली उभर के आएँ, और जो आप दे हैं वो बाद में भी उसी के तरीके की वीडियोस आपको मिलती हैं. तो ये जो एल्गोरिदम है कि आपने क्या क्या व्यू किया था, आपकी क्या चॉइस है, उसी के हिसाब से चीज़ें आती हैं. ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूजफुल होता है. तो ये सारी चीज़ें वेब 2.0 में जाती हैं. फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ वेब 2.0 है और क्लासीफाई वेब 2.0, क्योंकि मैंने जितना देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इसी पे ही ज़्यादा फोकस होता है. क्लासिफिकेशन तो आता है पर मेन फोकस टाइप एंड क्लासीफाई पर होता है. तो इसमें आप लिखिएगा कि वेब 2.0 टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर यूजेस विच आर डिस्क्राइब्ड इन 3 पार्ट्स. तो बेसिकली 3 बड़े बड़े टर्म्स में हम इन टेक्नोलॉजीज को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. और फर्स्ट है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन RIA, सेकेंड है वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, थर्ड है सोशल वेब जिसमें सर्च इंजन जाती हैं, लिंक जाता है, ऑथरिंग जाता है, एक्सटेंशन जाता है, सिग्नल्स जाते हैं, टैग्स जाते हैं. सो इन सब के बारे में हम डिटेल में जाएं. अब बात करते हैं फर्स्ट की, तो दैट इज रिच इंटरनेट एप्लीकेशन RIA बेसिकली हेल्प करता है एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए अच्छे ग्राफिक्स के साथ. दिस फीचर्स इन वेब 2.0 enhances the user experience with good graphics, which is done by many softwares like Flash, HTML, UI library, which follows W3C standards for compatibility in different browsers. तो इसमें फ्रेंड्स 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा. पहली चीज़, RIA यूज़ होती है एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ताकि यूज़र अच्छी तरीके से अपने जो वेब पेज है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए, अपनी जो जहाँ भी वो नेविगेट करना चाहे वहाँ जा पाए, कमेंट्स लिख पाए, ब्लॉग्स लिख पाए. और दूसरी चीज़, अच्छे ग्राफिक्स होने चाहिए. इसके लिए जो बेसिक ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो एडोब फ्लैश होता है, HTML5 होता है, UI लाइब्रेरी होता है. W3C जो स्टैंडर्ड है, यानी वर्ल्ड वाइड हर कोई एक ही ब्राउज़र में नहीं देखता. कोई फायरफॉक्स में देखता है, तो कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखता है, तो कोई गूगल क्रोम में देखता है. और जो व्यू होती है वेब पेज की वो सारे में एक ही जैसी होनी चाहिए. इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, उसको W3C स्टैंडर्ड कहा जाता है. ताकि
सारे डेवलपर्स जो भी लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हैं, जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो स्टैंडर्ड को पार करें, ताकि जो व्यू है, जो एक्सपीरियंस है, आप ये नहीं हो कि आप गूगल क्रोम में देख रहे हैं तो बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में देख रहे हैं तो बैकग्राउंड ग्रीन आए, वो ना हो। वो सारी चीज़ें सबके लिए यूनिफॉर्म हो, इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, W3C स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड हेल्प होती है ताकि हम सारे जो कंपैटिबल हो, सारे ब्राउज़र, कंपैटिबल वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि यानी सारे ब्राउज़र में इक्वली दिखे, दैट कंपैटिबिलिटी ये वर्ड यूज़ की जाती है, तो कंपैटिबल हो डिफरेंट ब्राउज़र्स के साथ। एडोब फ्लैश की बात करें तो एडोब फ्लैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग इंटीग्रेटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोज़ ऑन वेब पेज। तो पहले तो आप लिखिएगा, आराइएगा कि वो क्या यूज़ करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उसके बाद हर एक टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा, तो इससे आपका जो आंसर है वो बेटर आएगा, बेटर पढ़ने के लिए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। तो एडोब फ्लैश जो है वो हेल्प करता है इंटीग्रेट करने के लिए स्ट्रीमिंग वीडियोस, यानी डायरेक्ट वीडियोस जो अभी चल रही हैं, लाइव मैच चल रहा है क्रिकेट का, वो इंक्लूड कर रहे हैं आप वेब पेज में, तो ये सारी चीज़ों के लिए एडोब फ्लैश बहुत यूजफुल होता है। उसके साथ वो अलग वीडियोस के लिए भी यूजफुल होता है, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए यूजफुल होता है, और ये भी इसका एक बहुत पावरफुल टूल स्ट्रीमिंग वीडियोस है। दूसरा है HTML5। पहले HTML4, 3, 2, HTML1 ये सारी यूज़ होती थी, अब HTML5 यूज़ होता है, और उसका जो बेसिक रीज़न है वो है कि यूज़ फॉर एडवांस टूल विच कैन इंक्लूड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑन वन पेज एंड ऑल्सो हेल्प इन एडिंग एजाक्स एंड जावास्क्रिप्ट टू HTML। तो इसका है कि बेसिकली HTML5 यूज़ होता है अच्छे ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए, टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए, एक ही पेज में सारी चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वेब पेज देखें, पहले जो वेब पेजेस होती थी वो डाउनलोड होने में, लोड होने में बेसिकली बहुत टाइम लेती थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा साइट जाता था सर्वर पर और फिर वो पूरा का पूरा साइट अपलोड होता था। आपने किसी एक बटन को क्लिक किया, एक छोटे से भी बटन को क्लिक किया, क्लिक बटन को क्लिक किया, तो वो पूरा साइट जाता था और फिर वो सर्वर से पूरा साइट आता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि वो साइट लोड होने में टाइम लेता था, पर आजकल ये कम हो गया है, क्योंकि हर एक पेज में एक एक सेक्शन को उन्होंने अजैक्स में दिया है। अगर आप अभी यूट्यूब का देखें तो कोई भी अगर एक वीडियो को आप चूज करें तो वो वैसी वीडियो को ही अपलोड करेगा, वो पूरे सारे वीडियोस को दोबारा अपलोड नहीं करता, इसीलिए जल्दी होता है। तो अजैक्स यूज होता है कि पूरे वेब पेज में छोटे छोटे वेब पेज को छोटे छोटे सेक्शन में इस तरह किया जाए कि यूजर उसी सेक्शन को जब चाहे उस पर रिफ्रेश करना, कि सर्वर से डेटा, मोर डेटा चाहे तो वही एक सेक्शन दोबारा सर्वर के पास जाके आए, ना कि पूरा पेज, जिसकी वजह से ये जल्दी बनता है, तो जल्दी अपलोड होता है और टाइम सेव होता है बहुत ज़्यादा। जावास्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट उसी लिए यूज़ होती है, और उसके साथ जावास्क्रिप्ट की हेल्प होती है कि आप बहुत सारे इनोवेटिव इंटरैक्टिव चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं जो हेल्पफुल होती है, कलरफुल हों या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो इंटरेक्शन होती हैं यूज़र्स की, कर्सर में आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो पेज को बहुत ही अच्छे कलरफुल तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अजैक्स और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से होती हैं, और इट एनहांसेस द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। उसके साथ YUI लाइब्रेरी यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है कि ये एक फ्री लाइब्रेरी है, जो डेवलपर्स होंगे उनको ये पता होगा। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिससे आप काफ़ी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो वेब पेज है उसमें यूज़ करने के लिए, तो और वो किस लिए, टू डेवलप इंटरैक्टिव वेब पेजेस। अब टेस्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट जो है उसके लिए बेसिकली XML और JSON यूज़ किया जाता है ताकि फास्टर डेटा फेचिंग हो। डेटा फेचिंग या तो सर्वर से आप ला रहे हैं डेटा, या फिर यूज़र एंड से आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं, कहीं आप नेम लिख रहे हैं या फिर आप एड्रेस लिख रहे हैं, वो चीज़ें भी जल्दी जाए सर्वर पर। ये दोनों ही तरीके के लिए हम XML और JSON का यूज़ करते हैं।
फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा एग्ज़ाम के इस सेक्शन को लिखते वक्त, जितना हो सके टेक्नोलॉजीज़ के नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो टीचर होगा वो सारी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेगा, वो आपको हेडिंग पढ़ेगा और बेसिकली आपने किस तरह, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग करके लिखा है। आप भी इसको अलग अलग करके लिखिएगा, एक कंबाइंड पैराग्राफ में मत लिखिएगा, और अगर लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर दीजिएगा कि वो नज़र में आए कि आपने इन टेक्नोलॉजीज, इन टूल्स का नाम लिखा हुआ है। वो मार्क देने में हेल्पफुल होता है, उससे बेटर मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद आता है जो सेकेंड पार्ट है, वो है वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। दीज टेक्नोलॉजीज हेल्प्स टू इंक्रीज द फंक्शनलिटी बाय इजी एंड फास्ट एक्सेस टू द टॉपिक ऑफ द चॉइस। इट क्रिएट्स डायनामिक कंटेंट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट। यानी पहली चीज की जो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करता है कि जल्दी से जल्दी आपका जो रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड जो चॉइस है वो आपको मिले। आपने यूट्यूब में कोई भी एक टॉपिक दिया, बीएड टॉपिक, अगर हम आईसीटी दें तो आईसीटी के रिलेटेड ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप जाएं गूगल सर्च में और किसी चीज़ को सर्च करें तो इमीडिएटली वही चीज़ आती है। अमेजन शॉपिंग साइट जाए, आप अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना चाहते हैं उसको देखें तो उसी के रिलेटेड चीज़ आ रही है और फौरन उसी के रिलेटेड चीज़ आती है। तो ये सारी ये जो टूल यूज़ होती है इन सब के लिए, वो भी हम वेब 2.0 में लेते हैं, जिसकी वजह से ये डायनामिक बनता है, यानी इंस्टेंटली चेंज होता हुआ, यूजर के हिसाब से चेंज होता हुआ। अभी आपको एक चीज खरीदनी है तो आपने उसको टाइप किया तो अमेजन में उसका लिस्ट आया, कल आपको कुछ और खरीदना है तो उसके हिसाब से लिस्ट आता है। तो ये डायनामिक बनता है और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू यूजर्स इनपुट। This feature uses RSS, which is really simple syndication, which enables busy users to scan the headlines of newly available content and click on an item's title to view items of the interest। यानी ये जो फीचर है, कोई क्लिक के बाद उसी से रिलेटेड जो टॉपिक निकल के आती हैं उसे RSS कहा जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि कोई नया कंटेंट आया है, न्यूज़पेपर में कोई कंटेंट आना है, तो अगर आप उस टाइटल रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करें, उसको क्लिक करें तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो शो करता है। और ये फीचर यूज़ करता है आरएसएस, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है रियली सिंपल सिंडिकेशन। Web 2.0 uses various web services like Google Maps, YouTube for sharing videos, WordPress for writing blogs, microblogging sites like Twitter, social networking sites, फेसबुक। तो ये जो सारी फीचर्स हैं अभी हमने जानी कि आप टाइप करेंगे और उसके रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। और इस सर्विस, ये आरएसएस सर्विस बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स में आपको मिलती हैं। वो जैसे कि गूगल मैप है, कोई आप जगह देखना चाहते हैं उसको टाइप किया, उसके रिलेटेड डायरेक्शन, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके साथ यूट्यूब में आप वीडियोस आपको मिल सकती हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। वर्डप्रेस में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं या ब्लॉग्स के रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ट्विटर है, रिलेशन इसी चीज़ को फॉलो करता है। या फिर हम सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की बात करें, वो भी इसी ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। Mashups are also used to create web pages or web applications that uses content from more than one resource to create a single new service displayed in a single graphical interface like Google Search। यानी ये जो बेसिक ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है वो फोकस करता है कि डायनामिक हो पेज एज पर इंटरेस्ट, जो भी यूज़र टाइप करे, जो यूज़र का सर्च करने का जो मोटिव है वो उसके हिसाब से रिलेवेंट टॉपिक आए। तो उसी चीज़ के लिए एक अगर वेब पेज बनाई जाती है जिसमें मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हैं और वो सिंगल पेज में आप मल्टीपल सोर्सेज से, मोर देन वन सोर्स से आप चीज़ें लेके आ रहे हैं और वो शो करवा रहे हैं, उस चीज़ को हम मैशअप कहते हैं, कह सकते हैं टेक्निकल टर्म में। और इस चीज़ को हम लेते हैं कि ये वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज में जो थर्ड पार्ट आता है वो सोशल वेब।
वेब 2.0 यूजर्स टू इंटरेक्ट मोर विद द यूजर, यानी जो मेन फोकस है वेब 2.0 का कि वो यूजर फ्रेंडली बने, ज़्यादा इंटरेक्टिव बने, एंगेजिंग बने। उसके लिए चाहे हम डेटा मल्टीपल सोर्सेज से ला रहे हों, जल्दी रिट्राइव कर रहे हों, या फिर एज पर जो यूज़र है वो उसको डेटा मिल रहा हो, ये सारी चीज़ें उसमें जाएंगी। और सोशल वेब रिलेट करता है कि इट ट्राइज टू मेक द इंटरनेट एक्सेस फास्टर बाय यूजिंग एजाक्स एंड जावास्क्रिप्ट, where only a part of the web page is refreshed according to demand of the user and saves user time। यानी पहले जो वेब 1.0 होते थे वो पूरा जो पेज है वो, अगर अभी आप YouTube दे रहे हैं और आपने कोई चीज़ क्लिक किया तो वो पहले होता था कि पूरा पेज जाता था सर्वर के पास, फिर सर्वर से वापस आता था, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम टेकिंग था और हमेशा वो लोड होता हुआ साइन आपको मिलता था। पर आजकल फास्ट होने का रीज़न ये है, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़ हैं और सारे इतनी जल्दी आते हैं, इतने हेवी वीडियोज़ होके भी जल्दी आते हैं, बिकॉज वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो बेसिकली एजैक्स होता है, वेबस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट होता है, जिसमें एक एक पार्ट जो है वही जाता है सर्वर से और आता है, ये नहीं कि पूरा पेज आता हो। तो जब छोटा सा पेज आता है तो पेज का एक छोटा सा पोर्शन जाता है तो वो रिट्राइव करना सर्वर से ज़्यादा ईजियर होता है और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। इट रिड्यूसेस द टाइम बिटवीन क्लाइंट एंड एंड सर्वर एंड। तो क्लाइंट एंड जहाँ आप बैठे हैं, सर्वर एंड जहाँ सर्वर है, जहाँ डेटाज एक्चुअली रखी हुई हैं, तो वो जो उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो कम करता है वेब 2.0। वेब 2.0 सोशल वेब प्रोवाइड स्लेट्स। तो ये जो वेब 2.0 है उसका जो सोशल वेब पार्ट है वो स्लेट्स प्रोवाइड करता है। स्लेट्स मतलब सर्च, लिंक, ऑथरशिप, टैग्स, एक्सटेंशन एंड सिग्नलिंग। तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में लिखिएगा और मैं समझा देती हूँ आपको, आप इसे ज़्यादा एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। सर्च का मतलब है फाइंड इन्फॉर्मेशन थ्रू कीवर्ड्स। इसमें आप गूगल सर्च का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी अगर कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। लिंक्स कनेक्ट्स इन्फॉर्मेशन सोर्सेज टुगेदर यूजिंग मॉडल ऑफ द वेब, यानी अगर आप विकीपीडिया जाएं उसमें लिंक्स आप देखेंगे, कोई वर्ड है जिसमें ब्लू कलर दिया है, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड एक नया पेज खुलता है विकीपीडिया में, तो वो लिंक्स कनेक्ट होती हैं, एक पेज से दूसरे पेज को जाने के लिए लिंक्स कनेक्ट होती हैं, वो भी वेब 2.0 सोशल वेब में आता है। ऑथरशिप आता है द एबिलिटी टू क्रिएट एंड अपडेट कॉन्टेंट लीडिंग टू कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ मेनी ऑथर्स। तो जब हम ब्लॉग की बात करते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स की बात करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ और कमेंट्स देते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, कंटेंट के बारे में लिखते हैं। तो या फिर अगर हम बात करें ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ की, जहाँ डेवलपर्स चीज़ें सीखते भी हैं और खुद का जो एक्सपीरियंस है शेयर भी करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं एक चीज़ में काम करने के लिए और वो ऑथरशिप देता है। फोर जो है वो है एक्सटेंशन, सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ वेब एज एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सर्वर। यानी एक्सटेंशन मतलब एक ही पेज में आप वीडियोस भी देख रहे हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, कोई नई चीज़ निकल रही है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो ये जो सारी कोलैबोरेटिव वर्क है ये एक्सटेंशन में जाती है। यानी वेब पेज सिर्फ एक सिंपल वेब पेज नहीं है बल्कि एक मल्टीपल चीज़ों का कोलैबोरेशन है। टैग्स अपलोड एंड एनोटेट कंटेंट विथ ओन कीवर्ड्स एंड शेयर कंटेंट, यानी टैग्स मिलते हैं जहां लोग अपने व्यूज अपलोड कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई व्यू लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं कंटेंट को, और अपने कीवर्ड के हिसाब से आप चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को। सिग्नलिंग है हेल्प्स टू नोटिफाई यूज़र अबाउट कंटेंट चेंज। अगर मैंने अभी एक वीडियो डाला, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है कि एक नया वीडियो गीतांजलि नंदा क्लासेस में अपलोड हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन जो जाता है, ये जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का जो आपको बताता है, वो चीज़ सिग्नलिंग कही जाती है। यानी वेब 2.0 में ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम अब यूज़ करते हैं नेट में, इंटरनेट के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू, डिफरेंट साइट्स के थ्रू, और हम कनेक्टेड रहते हैं पूरे वर्ल्ड से। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पूछा तभी आप ये पार्ट लिखिएगा। अगर टाइप्स और क्लासिफिकेशन ही पूछ रहा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है बीएड में कि वो कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्लासिफिकेशन पूछता है या फिर टाइप्स पूछता है, और कभी कभी ये सिर्फ क्लासिफिकेशन ही आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में लिखिएगा कि क्लासीफाई, यानी ये हेल्प करते हैं क्लासीफाई करने के लिए। क्या? इट यूजेस टू टैग कीवर्ड्स एंड क्लासीफाई इंफॉर्मेशन फॉर फ्री एंड फाइंड इंफॉर्मेशन
कॉल्ड फोल्क्सनोमी। सो बेसिकली क्या होता है, ये कीवर्ड के हिसाब से यूज़र को हेल्प करता है चीज़ें सर्च करने के देने के लिए, सर्च करके देने के लिए। और ये क्लासिफाई करता है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखा जाता है। तो और ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। और इस तरीके का क्लासिफिकेशन, एक जो डेटा क्लासिफिकेशन, चाहे वो कंट्री वाइज डेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ईयर वाइज क्लासिफाई कर रहे हैं, कंटेंट वाइज क्लासिफाई कर रहे हैं, जिस भी कीवर्ड की वजह से हम एक डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, ये पूरे चीज़ को फोल्क्सोनोमी कहा जाता है। रिच यूज़र एक्सपीरियंस, वेब 2.0 बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है यूज़र को, क्योंकि ये डायनामिक पेज क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स डायनामिक कंटेंट, रिस्पॉन्सिव पेज होता है, यानी पेज जो है, वेब पेज जो है वो रिस्पॉन्स करता है, आपके क्लिक पर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके कर्सर के मूवमेंट पर वो रिस्पॉन्स दे रहा है। एंड इंटरैक्टिव अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट, तो यूज़र जो इनपुट देता है उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है, तो ये इंटरैक्टिव बनता है। थर्ड जो है यूज़र पार्टिसिपेशन, इट प्रोवाइड्स टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइट ओनर एंड साइट यूज़र बाय मीन्स ऑफ रिव्यू, इवेल्यूशन एंड कमेंटिंग। यानी अगर ये जो कंप्लीट वेब 2.0 है, ये दो चीज़ों को बहुत कनेक्ट करता है, उन लोगों को जिन्होंने वेब पेज बनाया है और दूसरे लोग जो वेब पेज यूज़ कर रहे हैं। और किस तरह कनेक्ट करता है, लोगों को रिव्यू लिखकर या इवैल्यूएशन के थ्रू या कमेंटिंग के थ्रू, हम जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी चीज़ हम जानना चाहते हैं, अगर ये फीचर्स उस वेबसाइट में हैं तो हम लिख पाते हैं, और जिसने वो वेबसाइट बनाई है वेब 2.0 के जो डिफरेंट टूल्स यूज़ करके उसने बनाया है, वो ये चीज़ें जान पाता है। फोर्थ जो है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वेब 2.0 sites developed API which uses machine-based interactions such as app and mashups। तो Web 2.0 बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, APIs यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये इंटरेक्टिव बनता है। और जैसे कि एप्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है, मोर देन अगर बात करें हमारे जो ब्राउज़र्स के थ्रू जो मिल रहा है हमें अभी वेब पेजेस, उससे ज़्यादा ऐप्स ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। गेम्स बहुत ज़्यादा आपको ऐप्स के थ्रू मिल जाएंगी। और मैशअप पेज, जिस तरह हमने लास्ट पेज में बात की कि एक ही पेज में बहुत सारे डिफरेंट जगहों से कंटेंट आपको दिखता है, तो ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है वेब 2.0, एक ऐसा आपको इंटरफेस देता है जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर रहे हों। फिफ्थ जो है वो है मास पार्टिसिपेशन। इट हेल्प्स इन मास पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रैपिड स्पीड अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइक एग्जाम्पल वेब कंटेंट वोटिंग। तो ये हेल्प करता है बहुत सारे लोगों को एक साथ पार्टिसिपेट करके अपने व्यूज शेयर करने के लिए। स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी है। अभी आपने कोई कमेंट लिखा, फॉरन विद इन मिली सेकेंड्स मैं उसे देख सकती हूँ, मैं नहीं पूरा वर्ल्ड देख सकता है उस चीज़ों को। तो ये चीज़ें वेब 2.0 के द्वारा संभव हैं। एग्जाम्पल है वेब कंटेंट वोटिंग। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसको आप मिस मत कीजिएगा अगर क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वेब 2.0 रिलेटेड, वो है वेब 2.0 इन एजुकेशन। उसमें लिखिएगा blogs, wikis and podcasts and other powerful web tools has the potential to really change the teaching learning process। यानी जो बहुत सारे जो वेब 2.0 के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो टूल्स हैं या वेब पेजेस हैं, वो बहुत ही बड़े पावरफुल टूल्स होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए। इट गिव्स द स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू रीच फार बियॉन्ड क्लासरूम वॉल्स। और ये स्टूडेंट को एबिलिटी देते हैं क्लासरूम से बाहर जाके सोचने की, दुनिया को समझने की, to collect data from various sources, वो हेल्प करता है। Scientific study shows that Web 2.0 has the potential to increase the understanding of science which could influence government policy decisions। तो ये हेल्प करता है, साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू पता चला है कि साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो वेरियस वीडियोस के थ्रू हो या ऑडियोज के थ्रू हो या डिफरेंट लुक एंड फील डायनामिक पेजेस के थ्रू हो, वो साइंस की स्टडी समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस बहुत इजी बनाता है। इसकी वजह से जब चीज़ें इजी बनती है लर्निंग के लिए, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है बच्चों की टीचिंग लर्निंग के लिए, करिकुलम बनाए जाते हैं, टेक्स्ट बुक बनाए जाते हैं, उसमें ये चेंज करता है। आजकल आपको टेक्स्ट बुक मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी सीडीज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प, वेब 2.0 गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट में
को भी इन्फ्लुएंस करता है। वेब 2.0 कैन ऑल्सो लीड टू बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्चर एंड द पब्लिक। तो ये हेल्प करता है पब्लिक और रिसर्चर के बीच का जो गैप है वो कम करे, लोग अपने व्यूज लिख पाएं चीज़ों को, रिसर्चर इन्हीं व्यूज के थ्रू उनके रिसर्च को वो डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारी जगहों पर, जो हेल्पफुल भी होता है। एक्चुअली मास में लोग क्या जानते हैं, हर एक के पास जाके पूछना डिफिकल्ट रहता है, पर यही चीज़ अगर वेबसाइट में अवेलेबल हो तो आपको ये बहुत इजीली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में भी लोग उसको रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, रिसर्च स्टडी इंडिकेट्स द मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वेब 2.0 टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट। यानी रिसर्च कहता है कि वेब 2.0 टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव कराता है बहुत तरीके से। कैसे? बाय मेकिंग ए इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेक्टिव कराता है, कम्युनिकेशन बढ़ाता है, कोलैबोरेटिव बनाता है, नॉलेज क्रिएशन में भी हेल्पफुल होता है। वेब 2.0 ईजी ऑफ यूज, ये ईजी होता है यूज के लिए और फ्लेक्सिबल होता है। हर बच्चा अपने टाइम के हिसाब से इसे कर सकता है, अपने पेस के हिसाब से कर सकता है। और ये इम्प्रूव करता है राइटिंग एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स बच्चों में, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।